कहानी का टाइटल है आई वॉन्ट टू हियर यू, यानी मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने, मैंने जैसा जो टारगेट दिया था कि अगर मुझे 100 लाइक्स मिलेंगे तो मैं आज आपको 2 एपिसोड्स दूँगी। तो आपके 100 लाइक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बस इसी तरह ही अपना प्यार मुझ पे बनाए रखिए। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आज आपको 2 एपिसोड्स दूंगी, तो वाकई में आज मैं आपके लिए 2 एपिसोड्स लेकर आई हूँ। पहले तो सोचा कि दोनों को एक में ही मर्ज कर दूँ, लेकिन नहीं, मैं दोनों को अलग अलग ही रखूँगी। ठीक है, तो चलिए कहानी को जल्दी से शुरू करते हैं। और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में भी आपको 2 लॉन्ग एपिसोड्स दूँ, तो आपको एक और चीज़ करनी है। आपको मेरी वीडियोस को किन्हीं 5 लोगों को सेंड करना है। तो अगर हर इंसान 5 लोगों को मेरी वीडियो शेयर करेगा, तभी मैं ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, नेक्स्ट एपिसोड भी और लॉन्ग होंगे एंड वो भी 2 होंगे। ठीक है, तो चलिए कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं। ओम जी ने हाँ कहने पर अभय और अवनी जी खुश हो जाते हैं। ओम जी ने सर्वेंट से मिठाइयाँ मंगवाई, इसी खुशी को मनाने लगे। और रूहानी का तो चेहरा ही उतर गया था, जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो, बर्बाद हो गया हो। क्योंकि उसके हिसाब से तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। उसे इतने अजीब इंसान के साथ शादी नहीं करनी थी, वो भी 2 दिन के बाद ही। सब कुछ कितना जल्दी जल्दी और आसानी से हो रहा था, जो रूहानी की सोच से बिल्कुल परे था। वो उदासी से बैठी हुई थी और उसके चेहरे को एकटक जुनून से हमारे सीईओ साहब देख रहे थे। अथर्व को पता था कि रूहानी इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन अथर्व तो जो चाहता था वो हासिल करके ही रहता था। रूहानी खामोशी से ही बैठी थी। तभी अभय ने उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक बार अथर्व से बात कर लो, ताकि तुम दोनों की बस कंफर्ट जोन हो जाओ। रूहानी मना ही करने वाली थी कि तपाक से ओम जी कहते हैं, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली मिस्टर कपूर। मैं भी कब से यही चाहता था कि अथर्व बेटा और रूहानी एक बार एक दूसरे से बातें कर ले। आखिर इन दोनों को ही तो एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर रहना है, तो इन दोनों को एक दूसरे को जान भी लेना चाहिए। अपने पापा की बात सुनकर रूहानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उससे अथर्व से कोई बात नहीं करनी थी। वह तो ज़बरदस्ती यहाँ पे बैठी हुई थी, लेकिन वह बेचारी कुछ बोले भी तो कैसे बोल सकती थी। अथर्व ने, यानी अभय जी ने अथर्व की तरफ देखते हैं तो अथर्व अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और रूहानी के सामने आ गया। रूहानी की तो रूह ही कांप गई। जैसा लग रहा था रूहानी की रूह निकल के कहीं और ही चली गई हो। और अथर्व उसके बिल्कुल सामने ही खड़ा था। अथर्व ने अपना हाथ रूहानी की तरफ बढ़ा दिया। रूहानी की नज़र उठाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, लेकिन वो अथर्व के हाथ को देख सकती थी। वह घबराने लगी तो अग्नि ने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोलती हैं, जाओ बेटा, तुम्हें जो भी सवाल करने हो जाके कर लो, आराम से एक दूसरे से बात भी कर लो। रूहानी का पूरा बदन बिल्कुल कांप रहा था। उसके कांपते हुए हाथ अथर्व के हाथों में दे दिए। अथर्व के दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। उसने रूहानी के हाथ को पकड़ा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे दुनिया जहान का सुख मिल गया हो। अथर्व की आंखों में एक नशा सा छाने लगा। उसने हौले से रूहानी के हाथों को पकड़ लिया और वह दोनों वहां से गार्डन की तरफ चले गए। उन दोनों के जाने के बाद वह तीनों आपस में ही बातें करने लगे। अभय ने उदासी से कहा, मिस्टर ओम, मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, लेकिन ये सच है कि मेरा बेटा बाकी सबसे अलग है। आप सब सोचते होंगे कि वह बदतमीज है और गुस्सा भी करता है, उससे किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन सच ये नहीं है। वह दिल का बहुत अच्छा है। अगर वो किसी से प्यार करे ना, तो उसको दुनिया जहान की खुशियां दे सकता है।
उसके लिए वह अपनी जान तक दे सकता है। हमारे परिवार के अतीत में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में जानकर अथर्व का दिल ऐसा बन गया है। उससे किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन यह सब वह सिर्फ दिखाता है, अंदर ही अंदर उससे सबकी चिंता है। अभय की बातों को सुनकर ओम जी काफी हैरान हुए और बोलते हैं, ऐसा क्या हुआ था जिसका प्रभाव इतना ज्यादा पड़ गया था उस पर। अवनी उदास हो गई और उन्होंने अपने अतीत में हुई सारी घटनाएं जो माया और मीर के जुड़ी हुई थी वो भी ओम जी को बता डाली। उस बात को सुनकर ओम जी को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि एक सगी माँ भी अपने बेटों के साथ ऐसा कुछ कर सकती है जैसे कि माया ने अभय और मीर के साथ किया था। ओम जी के बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, और जब उनको इतना बुरा लग रहा हो तो अथर्व को कितना बुरा लग रहा होगा जब उसे इन सब बातों के बारे में पता चला होगा। अभय ने गहरी सांसें ली और बोलते हैं, मेरा बच्चा बहुत छोटा था जब उसे इन बातों का पता चला, जिसका बहुत गलत असर उसके दिमाग और दिल पर ऐसा पड़ा। ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की, मैंने और अवनी ने बहुत कोशिश की अथर्व के दिल से दिमाग से इन बातों को निकालने की, लेकिन हमेशा ही नाकामयाब रहे। और उस बात से अथर्व के दिल और दिमाग ने घर कर लिया था। इसलिए हम चाहते हैं कि अथर्व की शादी हो जाए, वह भी एक ऐसी लड़की से जो अथर्व को समझे, उसे समझाए कि उसे रिश्तों पर यकीन करना पड़ता है, रिश्तों के झुकना पड़ता है तो झुकाना भी पड़ता है। मैं एक बाप होने के नाते अपने बेटे का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, एक इंसान होने के नाते कह रहा हूँ कि अथर्व कपूर जो है वह बाहरी रूप से बहुत गुस्सैल और जिद्दी है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके जितना कोमल अच्छा इंसान और कोई नहीं हो सकता। मैं खुद भी नहीं, मेरी पत्नी भी नहीं। वह दिखा नहीं पा रहा कि उसके अंदर अपने परिवार के लिए कितनी प्यार और परवाह है। वह दिखाना भी नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है कि उसका प्यार अगर सबके सामने आया तो वह कमज़ोर साबित हो जाएगा, फिर उसे कोई भी अपना धोखा दे देगा। अवनी उदासी से बोलती है, अथर्व धोखे से जितनी नफरत करता है उतना ही धोखे से डरता भी है, इसीलिए तो रिश्तों में यकीन नहीं बना पाता। वह सोचता है कि अगर मैं कोई रिश्ता बना लूँगा और उससे यकीन ना कर लूँ और कभी उस रिश्ते ने मुझे धोखा दे दिया तो मेरे साथ क्या होगा, मेरा साथ छोड़ दिया तो फिर मैं क्या करूँगा। इन्हीं वजहों से अथर्व हमेशा से ही लड़कियों से दूर रहा। उसने रिश्ते नहीं बनाए, लेकिन हम खुद आश्चर्यचकित हैं कि उसने आपकी बेटी से शादी के लिए हाँ कर दिया। इसीलिए हम जितना जल्दी हो सके हम उसकी ये शादी करवा देना चाहते हैं। हम आप लोगों के ऊपर बिल्कुल दबाव नहीं डाल रहे हैं, ना आप लोगों को झुका रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं कि हमारा बेटा वापस से पहले जैसा हो जाए, और मुझे यकीन है कि वह काम आपकी बिटिया रानी ज़रूर कर सकती है। मैंने अपने बेटे की आंखों में देखा है कि वह किस तरह से आपकी बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आपको पता है उसका एक एक पल कितना ज़्यादा कीमती है। वो कभी भी किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन वह पिछले 1 घंटे से यहाँ पर बैठा हुआ है, वह भी चुपचाप, सिर्फ और सिर्फ रूहानी के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि वह आपकी बेटी को कभी तकलीफ नहीं होने देगा, और हम दोनों भी उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। अभय जी ने मुझसे बेहतर कोई मेरे बेटे को नहीं जान सकता। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बेटी को पूरी जिंदगी हम कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। अथर्व की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं। बस रूहानी को अथर्व को समझाना होगा और फिर उसे अपने अनुसार ढालना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि अथर्व रूहानी के अनुसार एक बार फिर से वो रिश्तों पर यकीन करना सीखेगा। मैंने रूहानी का चेहरा देखा है, वह उदास है क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, और यह होना भी चाहिए। मैं सब समझ सकता हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए
एक बार शादी जल्दी से हो जाने दीजिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूहानी के लिए कुछ नहीं बदलेगा। जैसे वह अभी है वह वैसे ही बाद में भी रहेगी। बस उसके लिए परिवर्तन इतना आएगा कि उसकी शादी हो जाएगी। दोनों को मैंने बात करने के लिए बाहर इसीलिए भेजा है ताकि वे अपने विचारों को एक दूसरे के सामने रखें। और मुझे पता है आप दोनों को बहुत बुरा लगा होगा कि आपके ऊपर मैंने दबाव बना रहे हैं, सब कुछ इतना जल्दी कर रहे हैं। कभी तो रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं तो कभी मना कर देते हैं, और अब 2 दिन के बाद शादी करवा रहे हैं। किसी को भी बुरा लग जाए उसके लिए हम आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन ये हमारी भी मजबूरी है। अभय की बातों को सुनकर ओम जी ने अभय जी के हाथ पकड़ लिए और विनम्रता से बोलते हैं, नहीं अभय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आपने मुझे बताया उसे सुनकर मेरा खुद का दिमाग खराब हो गया। तो अथर बेटा तो बहुत छोटे थे जब उन्हें इन सब बातों का पता चला होगा, तो उनके दिमाग पे कितने गहरा असर हुआ होगा। लेकिन फिर भी वो मुझसे काफ़ी विनम्रता तरीके से बात कर रहे थे, और बड़े विनम्र तरीके से उन्होंने मुझसे रूहानी का हाथ भी मांगा। उसी वक्त साबित हो गया कि वो इंसान अच्छा है और मुझे कोई दिक्कत नहीं 2 दिन के बाद शादी कराने में। मैं बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि मेरी बेटी आप लोगों के साथ हमेशा खुश रहेगी। अभय और अवनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो तीनों आपस में बात करने लगे। अभय ने ओम जी से रूहानी को कुछ भी बताने से मना कर दिया ताकि शादी के बाद रूहानी खुद अथर्व को समझे। दूसरी तरफ गार्डन में रूहानी नजरें झुकाकर सहमी हुई खड़ी हुई थी। अथर्व उसके ठीक सामने ही खड़ा हो गया था, उसके झुके हुए चेहरे को देख रहा था, और वो दोनों कब से वहां पे ही खड़े थे। उन दोनों के बीच एक खामोशी सी छाई हुई थी। अभी तक किसी ने कोई शब्द नहीं कहे थे। अथर्व के चेहरे पर कोई भाव भी नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थी। गार्डन में ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे रूहानी के खूबसूरत बाल हवा में लहराने लगे। अथर्व रूहानी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल एक अप्सरा की तरह। रूहानी के दिल की भी हालत बहुत खराब थी। उसका दिल हद से ज्यादा ही धड़क रहा था। अथर्व ठीक उसके सामने जो खड़ा था, उससे आती वो महक रूहानी को आकर्षित कर रही थी। काफी देर के बाद जब दोनों ने कुछ नहीं बोला, तो अथर्व ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और अपनी दमदार आवाज यानी आकर्षक आवाज में कहता है, जिंदगी भर ऐसे ही खामोश रहोगी क्या? मेरे सामने बात नहीं करोगी? तो इस आदत को बदल लो। हाँ, मानता हूँ कि मुझे किसी को सुनना पसंद नहीं, लेकिन मैं अपनी हनी को खामोशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अथर्व की बातें सुनकर रूहानी के तन बदन में एक सिरहन दौड़ गई। अथर्व की बातें उसे अंदर तक चली गई थी। उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। आज पहली बार उससे अथर्व का बोलना बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि वह उससे कोई बात का जवाब दे सके। अथर्व पलट गया और रूहानी की तरफ पीठ थी। अब वह बोलता है, अब तो कुछ बोलो, क्योंकि आई वॉन्ट टू हियर यू। अथर्व की बातें सुनकर रूहानी को अपनी नजरें उठाकर देखा तो अथर्व की पीठ रूहानी के सामने थी। रूहानी ने एक चैन की सांस ली और धीमी आवाज में बोलती है, क्या बोलूं? बताइए, क्या बोलूं मैं? रूहानी की बात सुनते ही अथर्व का दिल धक धक करने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस मीठी हसीना की आवाज़ को महसूस करके रूहानी की आवाज़ अथर्व के सीने में इस कदर छू गई कि अथर्व उसका दीवाना हो गया था। उसके दिमाग में बार बार रूहानी के ही शब्द गूंज रहे थे, उसे सुकून पहुंचा रहे थे। अथर्व कुछ नहीं बोला। वो रूहानी को और तो रूहानी इधर उधर देखने लगी और सोचने लगी कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। रूहानी ने हिम्मत की और एक बार फिर से बोलती है, क्या आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं? रूहानी की बात सुनकर अथर्व ने झट से अपनी आंखें खोली और रूहानी की तरफ पलटकर बेबाकी से बोला, तुम ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, ऐसा हो ही नहीं सकता।
अथर्व के अचानक पलटने से रूहानी थोड़ा पीछे हट गई और वापस अपनी नज़रें झुकाकर बोलती है, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी क्यों हो रहा है? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। रूहानी की प्यारी प्यारी बातों को सुनकर अथर्व को बहुत अच्छा लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो ज़िंदगी भर अपने सारे काम धाम छोड़ के बस रूहानी की बातें ही सुनता रहे। अथर्व बहुत बेचैन होकर बेकरार हो रहा था। वह अपनी बेताबी को बोलता है, हर चीज़ को होने का वक्त होता है। रूहानी, तुम मुझे नहीं जानती हो, लेकिन मेरा तुम्हें जानना ही काफ़ी है हम दोनों के रिश्ते के लिए। और अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। साथ रहोगी तो अपने आप ही मुझे पहचान जाओगी। तो फ्रेंड्स, बताइए आज का ये पार्ट आपको कैसा लगा? आई होप पसंद आया हो। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के दूसरे एपिसोड में। अगला एपिसोड इस एपिसोड के बाद ही आएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी को। और अगर स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करने में कोई कंजूसी मत करिएगा। अगर आप कंजूसी करेंगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कल एपिसोड्स नहीं डालूँगी। लेकिन अगर आपने अच्छे से मेरे चैनल को लाइक किया और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया हो तो दबा लीजिए, ताकि मेरे आने वाले एपिसोड्स मिल जाएं आपको आसानी से। ठीक है ना? तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए बाय।